नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग चर्चा करने वाले हैं काव्य के लक्षण एवं काव्य की परिभाषाएं, यानी काव्य का स्वरूप क्या होता है, यानी किस विद्वान ने कविता यानी काव्य को क्या परिभाषा दी है, उसका क्या स्वरूप बतलाया है। तो ये जो बिंदु है अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास तौर से व्याख्याता परीक्षा के लिए। और वैसे अगर आप देखा जाए तो देखिएगा KVS में, TGT PGT में भी इस बिंदु से एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर नवोदय विद्यालय में देख लीजिएगा, कॉलेज व्याख्याता में देख लीजिएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर में। यानी ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, काव्य शास्त्र की एक तरह से ये जड़ माना जाता है। तो अंत तक आप वीडियो के साथ ज़रूर बने रहें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपने लिए एक एक प्रश्न व्याख्याता भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, काव्य की परिभाषा देखते हैं अपन। सबसे पहले अपने को अगर काव्य की परिभाषा अगर मिलती है तो वो अग्निपुराण में मिलती है। और अग्निपुराण में लिखा है कि संक्षेपा द्वाकरी मिष्टार्थ वेद विच्छिन्ना पदावली काव्यम स्फूर्द अलंकारम गुणार्ध दोषवर्जितम। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, अग्निपुराण में अपन को जो परिभाषा मिलती है वो है कि संक्षेप में इष्ट अर्थ को प्रकट करने वाला, यानी संक्षेपा द्वा इष्ट है, यानी इष्ट अर्थ को द्वामी स्थान अर्थात यानी इष्ट अर्थ को प्रकट करने वाली पदावली से युक्त पदावली अविच्छिन्ना, यानी पदावली से युक्त ऐसा वाक्य जिसमें अलंकार प्रकट हो, यानी काव्य में जिसमें स्फूर्ण अलंकारम गुण दोष वर्जितम, जिसमें अलंकार तो प्रकट हो और दोष वर्जित हो यानी रहित हो और गुणों से युक्त हो, उसे ही क्या कहा जाएगा, काव्य कहा गया है। ये अग्निपुराण की परिभाषा है, ध्यान रखिएगा। ये किसकी परिभाषा है, अग्निपुराण में अपन को काव्य की सर्वप्रथम वही परिभाषा मिलती है कि संक्षेप में इष्ट अर्थ, यानी इष्ट अर्थ देने वाला, साथ में पदावली इष्ट अर्थ करने वाली जो पदावली है, जो कि ऐसा वाक्य जो अलंकार प्रकट करता हो, यानी स्फूर अलंकारा गुण और साथ में दोष से रहित हो और गुणों से युक्त हो, उसे ही अपन क्या कहेंगे, काव्य कह सकते हैं, जिसमें अलंकार हो, गुण हो, दोष रहित हो। दूसरे नंबर पर अगर अपन देखते हैं तो आचार्य मम्मट हुए हैं, उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्य प्रकाश। ठीक है, आचार्य मम्मट का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, काव्य प्रकाश। उसमें उन्होंने परिभाषा दी है कि तद्दोषा शब्दार्थ सगुणा अलंकार करती पुनः क्वापी तद्दोषो। अब ये देखिए, ये परिभाषाएं आपको क्या है कि 4 या 5 बार लगातार आप इनको नहीं पढ़ोगे तो ये आपके समझ में नहीं आएगी, और 5 या 4 बार आप इसका लगातार रिवीजन कर लोगे तो आपको खुद ब खुद ये बात समझ में आने लग जाएगी कि हाँ, इस विद्वान ने ये परिभाषा दी है। ये टॉपिक क्रिटिकल जरूर है, क्योंकि ये संस्कृत के आचार्य हैं और संस्कृत अपनी कमज़ोर रहती है, इस कारण से अधिकांश विद्यार्थी इस टॉपिक को छोड़ ही देते हैं, यानी इनको दूर रहते हैं इन चीज़ों से। परंतु अपन को दूर नहीं रहना है, इनको याद करना है। काव्य प्रकाश में मम्मट ने क्या किया है कि तद्दोषो शब्दार्थ सगुणा अलंकारवर्ती पुनः क्वापी, अर्थात ऐसा शब्दार्थ जो दोष से रहित हो, माधुर्य ओज और प्रसाद आदि यानी गुणों से युक्त हो, कभी कभी अलंकार रहित भी हो तो उसे क्या कहते हैं, कभी कभी अलंकार सहित भी, तो उसे क्या कह देंगे अपने, काव्य कह देंगे। तो ये मम्मट के द्वारा दी गई परिभाषा है तद्दोषो शब्दार्थ, यानी ये पहले पहले दो शब्द भी अगर आप याद रख सकते हो तो भी आपका ये प्रश्न सही हो जाएगा। और कौन सी परिभाषा परीक्षा में आएगी वो मैं आपको कंफर्म करूंगा और वही आपको पेपर में मिलेगी, परंतु अपन को सभी को याद करना है। देखो, तो मम्मट की परिभाषा है कि तद्दोषो शब्दार्थ सगुणा अलंकार करती पुनः क्वापी, ऐसे 3-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। हेमचंद्र ने काव्य अनुशासन जो इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है उसमें लिखा है। अब मम्मट ने तद्दोषो कह दिया, इन्होंने एदोषो सगुणों सालंकारों च शब्दार्थो काव्यम, अर्थात दोषों से रहित गुणों व अलंकारों से युक्त शब्दार्थ ही काव्य माना है। इसमें अलंकार गुण इनसे सहित और दोष से रहित जो रचना होगी उसे ही काव्य कहा है। हर एक विद्वान ने करीब करीब यही बात कही है, थोड़ी बहुत घुमाई फिराई है। तो उन्होंने तद्दोषो कहा है मम्मट ने, जबकि यहाँ पर हेमचंद्र जी ने क्या कह दिया है, एदोषो सगुणा सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम। ऐसे 2-3 बार आप रिवीजन करो इसका, एदोषो सगुणा सालंकारो च शब्दार्थ काव्यम। ठीक है, तो ये किसकी है, हेमचंद्र की। अब भामाएं लिखते हैं शब्दार्थ सहितो काव्यम। इतना इतना याद रख लेना इन सभी का,
पहली पहली पंक्तियां ना इतना ही पूछा जाता है परीक्षा में कि शब्दार्थ सहितो काव्यम गद्य पद्य च विदा, ये किसकी परिभाषा है? तो भामह ने काव्य अलंकार जो ग्रंथ है इसमें यह परिभाषा भामह के द्वारा दी गई है। तो शब्दार्थ सहितो काव्यम गद्य पद्य च विदा संस्कृत प्राकृतम चान्य पदभ्रंशम इति त्रिधा, मतलब शब्द और अर्थ सहित भावी काव्य कहलाता है। गद्य और पद्य मतलब काव्य के दो भेद होते हैं। तो शब्दार्थ सहितो काव्यम किसने कहा है? भामह के द्वारा कहा गया है। विश्वनाथ प्रसिद्ध परिभाषा है वो विश्वनाथ की है, परीक्षा में अक्सर पूछी भी जाती है। विश्वनाथ ने क्या कहा है कि वाक्य रसात्मक काव्य, यानी रस से पूर्ण वाक्य ही क्या होता है? काव्य होता है। वाक्य रसात्मक काव्यम याद होगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, 2-3 बार रिवीजन करोगे तो आपको याद हो जाएगी। रुद्रट के द्वारा नन्नु शब्दार्थो काव्यम, नन्नु शब्दार्थो काव्य यानी शब्द और अर्थ का संबंध ही काव्य होता है, ये रुद्रट के द्वारा कहा गया। वाग्भट ने कहा कि शब्दार्थो निर्दोष है सैगुणों प्राय सालंकारो च काव्यम, यानी शब्दार्थों सहित और निर्दोष यानी दोष से रहित और गुणों से युक्त अलंकार सहित जो वाक्य है वही काव्य होता है। परीक्षा में तो देखो ये छप चुकी है, आप पेपर जब भी होगा इस बात को नोट कर लीजिएगा अभी कि रस गंगाधर प्रसिद्ध ग्रंथ है पंडित जगन्नाथ का। तो ये पेपर में 50 बार पूछी गई है और अब की बार भी यही पूछी जाएगी। पीछे के पेपर उठा के देख लो, पिछली व्याख्याता भर्ती में भी मैंने कई विद्यार्थियों को ये बताया था और ये परिभाषा पक्का आएगी। कॉलेज व्याख्याता का पेपर मैंने करवा रखा है, आप लोग वो पेपर भी देख सकते हो, प्ले लिस्ट के माध्यम से आपको मिल जाएगी कि रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द काव्यम, यानी रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द ही काव्य होता है, रमणीयार्थ प्रतिपादकम। अब ये दोनों ध्यान रखिएगा, विश्वनाथ और जगन्नाथ। विश्वनाथ की है वाक्य रसात्मक काव्य, यानी रस युक्त वाक्य ही काव्य है, और पंडित जगन्नाथ का कहना है कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द ही काव्य है, कि रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द काव्यम। ये तो मतलब पेपर में छप चुकी है, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। 100% यही यानी है, बाई चांस मतलब 1% इधर उधर बात हो सकती है, अधिकांश बार यही पूछी जाती है, क्योंकि प्रसिद्ध जो चीज़ होती है ना पेपर में हमेशा वही आती है। फालतू की बातें अपन रटते रहते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं होता है। परंतु अपन को ये परिभाषाएं सारी याद इसलिए करवा रहा हूँ मैं आपको कि बाय द वे मान लो ये नए आए और कल को आप मुझे ही उलाहना दे दो कि सर आपने ये कहा था कि इसको रट लो, हमने तो ये एक ही रटी थी, ऐसा नहीं है। ये तो कन्फर्म करनी है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रमणीयार्थ प्रतिकार शब्द काव्यम दिखते ही आपको क्या कर देना है? पंडित जगन्नाथ। वाक्य रसात्मक काव्यम दिखते ही आपको क्या कर देना है? विश्वनाथ। शब्दार्थ सहित काव्यम दिखते ही आपको क्या कर देना है? भामह। इसी प्रकार से आपको तद्दोषो शब्दार्थ सगुण अलंकार प्रति मतलब मम्मट, इसी प्रकार अदोष सगुण अलंकार प्रति मतलब हेमचंद्र। इस प्रकार से आपको याद होनी चाहिए, ये शब्द दिखते ही आपको मतलब पंक्ति दिखते ही याद आ जाए पेपर में। काव्य अलंकार सूत्रवर्ती वामन ने गुणोलंकार करते शब्दार्थो काव्यम शब्दों विद्यते, गुण अलंकार शब्द व अर्थ से युक्त शब्दावली हुई काव्य कहा है। किसने? वामन के द्वारा कहा गया है कि गुणों अलंकार कृत्यो शब्दार्थ्यो काव्य शब्दों विद्यते। तो ध्यान रखना, गुण अलंकार शब्द व अर्थ से युक्त शब्दावली को ही काव्य किसने माना है? वामन ने। आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक में लिखा है कि वाक्याश आत्मा ध्वनि शब्दार्थ शरीरम और फिर काव्यम। इन्होंने कहा है कि ध्वनि काव्य की आत्मा है और शब्द शरीर है। ध्वनि को काव्य की आत्मा और शब्द को शरीर किसने माना है? आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक ग्रंथ में। इसी प्रकार कुंतक ने वक्रोक्ति जीवितम प्रसिद्ध ग्रंथ है और वक्रोक्ति का सिद्धांत भी दिया है इन्होंने कि शब्दार्थ सहितम वक्र कवि। यहाँ पर वक्र शब्द दिख जाएगा ना, वक्र का मतलब वक्रोक्ति मतलब कुंतक, यूं याद रख लेना आप इसको। ऐसे ये एक में एक हो जाएंगी कि कौन सी किस में जाएगी, परंतु 4-5 बार आप इसका रिवीजन करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि शब्दार्थ सहित। तो आपको ये दिखता है कि शब्दार्थ सहित का भी वाक्य है, ये तो सर आपने अभी बताया था कि भाई भामह के द्वारा कहा गया। नहीं, इसमें शब्द को पहचानो कि शब्दार्थ सहित वक्र कवि व्यापार शालिनी, ये वक्र शब्द दिखते ही आपका दिमाग है तुरंत कुंतक की तरफ में घूम जाना चाहिए, वरना शब्दार्थ सहित काव्यम गद्य पद्य च विधा भामह की तरफ में चला जाना चाहिए। ठीक है, कि व्यवस्थित शब्दार्थ से युक्त कवि व्यापार से युक्त और सुंदर रचना ही काव्य कहा है। भोजराज ने क्या कहा है? भोजराज ने कहा है कि निर्दोष गुण युक्त काव्यम अलंकार से अलंकृतम, निर्दोष यानी दोषों से रहित तो गुणों से युक्त तो अलंकार से युक्त तो रस से युक्त तो वही काव्य होता है। जयदेव ने लिखा है कि अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थ व अलंकृति,
अंगीकरोति, अंगीकरोति ऐसे शब्द यानी थोड़े थोड़े इनके शब्द इतने इतने याद रख लेना। निर्दोष गुणयुक्त काव्यम अलंकारे, अलंकारे से अलंकृतम, इस प्रकार से ये थोड़े थोड़े आप अगर इनको याद रखोगे तो ये आपको आराम से याद हो जाएगी और परीक्षा में आपको प्रश्न है, एक प्रश्न पक्का आएगा और वो सही हो जाएगा। अधिकांश तो मैंने आपको जोर दे करके पंडित जगन्नाथ के लिए कहा है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक काव्य, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यानी रमणीय अर्थ का प्रतिपादक करने वाला शब्द ही काव्य होता है। दूसरी महत्वपूर्ण है विश्वनाथ की वाक्य रसात्मक काव्यम, यानी रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। अब इनका एक बार क्या है कि क्रम पूछ लिया गया था, ध्यान रखना, जैसे भामय, दंडी, वामन, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ, ऐसे क्रम पूछ ले अगला तो बहुत ही आसानी से याद रहेगा। छोटा सा शब्द है कि भादवा में विजय, ये याद रख लेना। भय का मतलब भामय, दय का मतलब दंडी, वह का मतलब वामन, मैं का मतलब मम्मट, वह का मतलब विश्वनाथ, जय का मतलब जगन्नाथ। अब इनका अगर शताब्दी वर्ष भी पूछ ले आपसे तो ध्यान रखना, भामय छठी में हुए थे, पिछला वीडियो आप देख लेना, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इनके ग्रंथ और उनकी शताब्दी विस्तार से बताई गई हैं। दंडी 7वीं, वामन 8वीं, मम्मट 12वीं, विश्वनाथ 14वीं और जगन्नाथ 17वीं। अब यहाँ पर बहुत बड़ी कंफ्यूज होती है विद्यार्थियों को, तो ये तो लगातार है, देखो भामय, दंडी, वामन, छठी, 7वीं, 8वीं, आराम से याद होगी। भामय यानी भादवा में भामय, दंडी और वामन, 3 शब्द में भा दे वा, आराम से याद हो जाएगा। ये छठी, 6, 7 और 8, छठी, 7वीं और 8वीं। अब बीच में मम्मट आता है तो ये 6 का दुगुना कर देना आप लोग, कितना होता है 12। फिर विश्वनाथ आता भादवा में विजय, तो विश्वनाथ 7 का दुगुना कर देना, कितना होता है 14। फिर आता है जगन्नाथ, तो 8 का दुगुना कर देना 16 और 1 जोड़ देना 17। ठीक है ना। आशा करता हूं कि आपको आराम से ये ट्रिक समझ में आई होगी। ये प्रश्न अगर आ गया तो किसी भी हालत में आप गलती नहीं करोगे, आपका 1 नंबर सुनिश्चित है। बहुत से चांस हैं ऐसे प्रश्न आने के अब की बार, क्योंकि पेपर का जो पैटर्न है ना वो धीरे धीरे बदल रहा है। तो आशा करता हूं कि आपको जितनी भी परिभाषाएं बताई हैं आराम से समझ में आई होगी। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। अब देखिए, आचार्य शुक्ल ने भी काव्य की परिभाषाएं दी है कि जिस प्रकार से आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार से हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए ही मनुष्य की वाणी में जो शब्द विधान करती आई है उसे ही कविता कहा है। कि इतना याद रह जाएगा ना, जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, तो भी आपको आचार्य शुक्ल का ये जो परिभाषा दी गई है वो आराम से यादें रह जाएगी। ठीक है, आराम से, जिस प्रकार से आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। आप आत्मा की जब मुक्त अवस्था होगी तो आदमी को ज्ञान प्राप्त होगा, हृदय की अगर मुक्त अवस्था होगी तो आदमी को रस प्राप्त होगा, यानी आनंद की प्राप्ति होगी। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए जो मनुष्य में जो वाणी का जो विधान होता है ना, शब्द विधान करती है, वही कविता होती है। यानी खुले मन से जो शब्द निकलते हैं, आदमी खुले मन से जो रचना लिखता है वही काव्य माना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि कविता प्रभावशाली रचना होनी चाहिए जो कि पाठक या फिर श्रोता के मन को आनंददायी प्रभाव ये डालती है। ठीक है, यह महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि कविता प्रभावशाली रचना है जो कि पाठक और श्रोता दोनों के मन में आनंददायी प्रभाव डालती है। यानी लिखता है उसको भी अच्छा लगता है कि मैं अच्छा लिख रहा हूँ, और जो पढ़ता है उसको भी अच्छा लगता है कि मैं वाकई कुछ पढ़ रहा हूँ, उसे ही कविता कहा है। नगेंद्र की परिभाषा प्रसिद्ध है, ये पूछी जाती है। उदात्त भावों की निश्चल अभिव्यक्ति, उदात्त मन में उठे हुए भाव होते हैं ना, वो निश्चल बिना ही छल कपट के उनको अभिव्यक्त करना यानी लिखना, उसी का नाम कविता है। डॉक्टर नगेंद्र का मानना है। प्रेमचंद की बहुत ही सीधी सी परिभाषा है, काव्य जीवन की आलोचना है, सीधा सीधा है। और इसी प्रकार से एक पाश्चात्य विद्वान भी हुए थे जिनका नाम था मैथ्यू ओनाल्ड, उन्होंने भी काव्य को जीवन की आलोचना कह करके ही पुकारा है। जयशंकर प्रसाद की कविता की परिभाषा स्पष्ट है कि काव्य आत्मा की संकल्प आत्मा अनुभूति है जिसका संबंध विशेषण विकल्प या फिर विज्ञान से नहीं है। ये एक त्रयमयी प्रेम या रचनात्मक ज्ञान धारा मानी है। महादेवी वर्मा की कई बार पूछी जाती है, सीधी सीधी है कि कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण, यानी कविता होती है वो कवि विशेष की जो भावनाएं होती है ना उनका चित्रण, यानी मन में जो भावनाएं होती हैं उमड़ बढ़ती हैं, वो किसी को कह नहीं सकता, वो लिख देता है। और वह चित्रण इतना ठीक है, उसमें वैसी ही भावनाओं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती हैं। ये महादेवी वर्मा। सुमित्रानंद पंत की है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। यह बात किसने कही है? सुमित्रानंद पंत के द्वारा कही गई है कि कविता जो है वो हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। निराला ने कहा है कि कविता परिवेश की पुकार है।
धूमिल ने कहा है कविता शब्दों की अदालत में खड़े हुए बेकसूर आदमी का हलफनामा। ये प्रसिद्ध है, कई बार पूछी गई है नेट जेआरएफ में, इसलिए ध्यान रखिएगा कि कविता शब्दों की अदालत में खड़े हुए बेकसूर आदमी का हलफनामा किसने कहा, तो धूमिल ने। यह ठाकुर की परिभाषा बहुत बार कई बार पूछ ली जाती है कि पंडित और प्रवीण को जय चित्त हरे सो कवित वाणी, यानी पंडित और प्रवीण होते हैं, जिसको जो चित्त में हरता है अच्छा लगता है सो कविता उसकी वाणी बन जाती है। पंडित और प्रवीण होता काव्य रचना करने में, उसके लिए कही गई है। इसी प्रकार से पाश्चात्य विद्वानों की भी कई बार पूछ ली जाती हैं। जैसे अरस्तु ने क्या कहा है, अरस्तु ने कहा है कि काव्य कला भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है, यानी काव्य जो कला है वो भाषा के माध्यम से प्रकृति का क्या किया जाता है, अनुकरण करता है, कवि होता है वो। कोलरिज कहते हैं कि सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है। ये भी कई बार पूछी जाती है कि कोलरिज की परिभाषा, ये नेट जेआरएफ में आती है ज़्यादातर, व्याख्याता में कम चांस है, फिर भी अपन को नॉलेज के तौर पे अच्छा रहेगा कि सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि उत्कृष्ट भावनाओं का सहज उद्रेक ही कविता है। ये तो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, एक एक पंक्ति है, आराम से याद हो जाएंगी 2-4 बार रिवीजन करोगे तो। मैथ्यू ओनाल्ड कहते हैं कविता अपने मूल में जीवन की आलोचना है। वही प्रेमचंद वाली बात है, प्रेमचंद जी ने जैसा कहा था कविता जीवन की आलोचना, ठीक उसी प्रकार से उन्होंने भी, मैथ्यू ओनाल्ड ने कहा है कि कविता अपने मूल में जीवन की आलोचना है। कार्लाइल कहते हैं कि संगीत में विचार ही कविता है। जॉनसन का मानना है कि कविता सत्य और आनंद के मिश्रण से रचित रचना ही कविता होती है, यानी सत्य और आनंद के मिश्रण से रचित रचना ही कविता है, जिसमें बुद्धि की सहायता से कल्पना की गई, यानी बुद्धि की सहायता से कल्पना के माध्यम से तो कोई काव्य रचना कर सकता है। हर्षन कहता है कि कल्याण की भावना से ही की गई जीवन की व्याख्या ही कविता है, कि कल्याण की भावना से की गई जीवन की व्याख्या ही कविता है। केशवदास हैं, उनकी प्रसिद्ध है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सुरस सुवृत भूषण भिन्न विराजयी कविता बनीता मित। ये कविप्रिय जो रचना है उसमें केशवदास जी के द्वारा कही गई ये कविता की परिभाषा है कि अलंकारों के बिना वो काव्य रचना मानते नहीं थे। केशवदास जी का सीधा सीधा यही फंडा था, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी। ठीक है, इसी प्रकार से चिंतामणि है, उन्होंने भी एक परिभाषा दी है। चिंतामणि का मानना है कि सगुण अलंकार सहित दोष रहित जो होई शब्द अर्थवारो कवित विबुद्ध कहत सब कोई। ये मतलब रीतिकाल के जितने भी कवि हैं, जैसे देव है, उन्होंने कहा कि शब्द जीवती हैं, अर्थमय है, रसमय सूजत शरीर है, चलित हवे जुग छंद गति अलंकार गंभीर है। उन्होंने भी अपने हिसाब से परिभाषाएं दी हैं काव्य की। परंतु परीक्षा में जो परिभाषाएं अक्सर पूछी जाती हैं वो मैंने आपको जो संस्कृत के आचार्य हुए हैं उनके बारे में बतलाया है, वो अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक बार रिवीजन कर देता हूँ कि अग्निपुराण में सबसे पहले काव्य की परिभाषा क्या दी थी। अग्निपुराण में सबसे पहले काव्य की परिभाषा दी थी कि संक्षिप्त अर्थ, यानी संक्षेप में इष्ट अर्थ को प्रकट करने वाली, यानी संक्षिप्तार्थ मिष्ठार्थ व्यर्थ विच्छिन्ना पदावली काव्यम स्फुर अलंकारम गुण वदोषा वर्जितम, यानी संक्षेप और संक्षेप में इष्ट अर्थ को प्रकट करने वाली पदावली से युक्त ऐसा वाक्य काव्य है जिसमें अलंकार प्रकट हो और दोष रहित और वो गुणों से युक्त हो। इसी प्रकार से मम्मट ने काव्य प्रकाश में कहा है कि तद दोषो शब्दार्थ सगुण अलंकार कुटनायक क्वापी। इस प्रकार से आपको भी ये बातें याद होनी चाहिए कि मम्मट ने तद दोषो शब्दार्थ सगुणा अलंकृति पुनः क्वापी। ठीक है, और इसी प्रकार से जो हेमचंद्र हैं उन्होंने एदोषो सगुणा अलंकार च शब्दार्थ काव्यम, अर्थात कि दोषों से रहित गुणों और अलंकारों से युक्त शब्द ही काव्य होता है। ठीक उसी प्रकार से भामह ने कहा है कि शब्दार्थ सहितो काव्यम और गद्य पद्य च विधा, यानी शब्दार्थ सहित काव्य ही शब्दार्थ सहितो काव्यम, यानी शब्द और अर्थ के योग से ही काव्य की रचना होती है। और गद्य उपद्य इसके दो प्रकार होते हैं। विश्वनाथ की वाक्य रसात्मक काव्य यानी रस से पूर्ण वाक्य ही काव्य होता है। जगन्नाथ की आएगी परीक्षा में ध्यान रखना कि रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्द काव्यम, यानी रमणीय अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द काव्य है। रुद्रट के ये नन्नु शब्दार्थ काव्यम और वाग्भट के ये शब्दार्थ निर्दोष सगुणों प्राय सा अलंकारों च क्वापी। इस प्रकार से ये जो विद्वानों की मैंने आपको बतलाई हैं ये खास तौर से ध्यान रखें। विश्वनाथ और जगन्नाथ की स्पेशली ध्यान रखें, अक्सर परीक्षाओं में वही पूछी जाती हैं। अगर बाय द वे ये पूछ ले कि सबसे पहले काव्य की परिभाषा किसने दी, कहाँ पर मिलती है, तो अग्निपुराण जो शब्द है उसको याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कई बार अपन परीक्षा में रटते रहते हैं और पूछ लेता कुछ और ही है, हटके ही है। तो अगर वहाँ पर अपन बाधवा विजय वाला ये नियम बना, ये गलत हो जाएगा। वहाँ पर तो ये क्रम मैंने आपको बताया है, बाधवा में विजय मतलब भामह, दंडी, वामन, मम्मट, विश्वनाथ और जगन्नाथ 6, 7, 8
12, 14 और 17वीं शताब्दी। और पिछला वीडियो आप जरूर देखना, जिसमें क्या है कि ये जितने भी विद्वान हैं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, उनकी शताब्दी वर्ष के बारे में भी विस्तार से चर्चा की है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आराम से बात समझ में आई होगी। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। याद जरूर करना, 2-3 बार आप इसका रिवीजन करोगे तो ये आराम से याद हो जाएंगी, कोई ज़्यादा हार्ड वाली बातें नहीं है।